हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि अच्छे हो गए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो होगा क्या, क्लास 10th का गणित। क्योंकि हम इसको पूरा शुद्ध हिंदी मीडियम में ले जाने वाले हैं, इसलिए इसको गणित बोले हैं हमने। ठीक है, क्लास 10th का हम मैथ शुरू करने वाले हैं। और मैथ में हम आज शुरू जो करेंगे वो होगा अपना फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर, जिसको बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो हम इस लेक्चर को इस हिसाब से लेके चलेंगे कि आपने आज तक कभी वास्तविक संख्या नाम की चीज़ को जानते ही नहीं हो। ठीक है, इस हिसाब से हम चलेंगे, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलेंगे और फिर धीरे धीरे पूरे वास्तविक संख्या को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आपके हाथ में अभी एक पेन होगा और एक कॉपी होगा। अगर नहीं है तो रख लो, क्योंकि इसको आप साथ साथ में नोट करते हुए चलना है, जिससे आपका जो है सो क्लास नोट बन जाए। तो एक कॉपी और एक पेन आप अपने साथ में रखोगे, ये हमें उम्मीद है। तो हम ये हटाते हैं। हमने बात कर ली है क्लास 10th की जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वास्तविक संख्या, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में जो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक टॉपिक आता है अपने को, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति को फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखना, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा और ये आपको नोट करते हुए चलना है। जो भी मैं बोलूँगा, मैं आपको अभी नोट मत करना, पहले इसको समझना, फिर बाद में नोट करना। आपको मैं टाइम दूंगा, ठीक है, 2 से 3 मिनट का टाइम दूंगा इसको नोट करने का। तो तब तक आप पहले समझो। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहला होता है वो होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, क्या इसका इंग्लिश भी लिखते चले क्या, रियल नंबर। एक काम करते हैं, ये शुद्ध हिंदी मीडियम में ही लेके चलते हैं इसको, तो इंग्लिश नहीं लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश हटा देते हैं, इसको हिंदी में ही रहने देते हैं। ठीक है, एक होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, या इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसी को बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, और एक तीसरा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, जटिल संख्या। संख्या पद्धति को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। संख्या पद्धति को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, और तीसरा होता है जटिल संख्या। और आपके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आपको इन दोनों में से किसी को नहीं पढ़ना है। ये 10th की सिलेबस में नहीं है। टेंथ में नहीं पढ़ना है। टेंथ में नहीं पढ़ना है इसको आप जब 11th 12th में जाओगे तब जाके आपको इसको पढ़ना है। तो अभी के लिए इसकी हम बात नहीं करेंगे, यानी इससे नीचे इधर बाहर वाले की बात नहीं करेंगे। ये जो भी हो बाहर में जाए, हमें मतलब है तो इससे वास्तविक संख्या जो हमें पढ़ना है, और अपना जो पहला यूनिट है उसका नाम ही है वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये है संख्या पद्धति। आप चाहो तो इसको एक चार्ट बना के लिख सकते हो कि संख्या पद्धति को 3 पार्ट में डिवाइड करना, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या और जटिल संख्या। तो चलिए जल्दी इसको लिख लीजिए, और इसमें ये भी लिख दीजिएगा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है और ये हमें पढ़ना है। चलो ठीक है, 1-2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से लिखो। 1-2 मिनट भी नहीं, 10 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम है, जल्दी लिखो। हो गया? अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन संख्या पद्धति में ये 3 होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं जो अपना मेन है वो है वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ये अपना वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं।
इसमें जो होता है सबसे पहला होता है परिमेय संख्या। मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 10th में बच्चों का जो है ना ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड नहीं रहता है, तो आराम आराम से लेके चलते हैं अपन, है ना। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या होता है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं हम? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां, यहाँ कंडीशन अप्लाई, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां ये q है वो 0 नहीं हो सकता है, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये लिखने पे शायद आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे होता है। जैसे देखो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जिस भी संख्या को हम ये भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लो 2, क्या 2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 2/1 ये लिख सकते हैं। क्यों क्या है? ये 2/1 लिखेंगे तो क्या होगा? यानी 2/1 2 ही होगा, और यहाँ q की वैल्यू क्या है? 1 है, और ये बाद में 2 ही बन जाएगा, यानी q की वैल्यू अपनी 0 नहीं है, मतलब ये p/q के रूप में हमने लिख दिए। ये हो गया। अब मान लो जैसे दूसरा एग्जाम्पल मान लो 4/7, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में है। ये p यहाँ 4 है और q 7 है। चूँकि q 7 है और q यहाँ 0 अगर होता तो नहीं मानते हम, लेकिन 7 है यहाँ, तो ये भी होगा। तीसरा, क्या ये परिमेय संख्या है? आपसे क्वेश्चन है, क्या ये परिमेय संख्या है? यानी क्या हम इस 0.3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए? तो चलो इसको हम लिख के देखते हैं। इतना मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा बेसिक पॉइंट है जो आपको पता होगा कि इसको हम कैसे लिखते हैं। तो जैसे इसको हम 3/10 लिख सकते हैं, राइट। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगा। ये हो गया, और ये क्या हो गया? फिर p/q के रूप में हमने इसको लिख दिए, तो ये भी क्या होगा? 0.3 भी परिमेय संख्या होगा। एक एग्जाम्पल आपसे हम ये पूछते हैं, 0.31 के ऊपर रैकरिंग है, क्या ये परिमेय संख्या है? आपसे क्वेश्चन है क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है, इसे भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या को देख लिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या, जहां q क्या होना चाहिए? q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक कि 4/, अगर आप 0 लिखोगे, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या हम किसे बोलते हैं। वास्तविक संख्या को जब दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा, और आपको दुनिया का कोई भी संख्या दे और आपसे पूछे कि क्या वो परिमेय है या नहीं है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, सीधा देखना कि क्या उसको p/q में आप बदल सकते हो, और आप बदल पा रहे हो तो मतलब वो परिमेय संख्या होगा, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखना, जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परिमेय हो गया। अब दूसरा क्या है अपने पास? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के लिए क्या है? जैसे वास्तविक संख्या है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो यहाँ पे हम सीधा ऐसा बोल सकते हैं, जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं है उसे वो अपरिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में आप दे सकते हो, जैसे देखो √3। आप एक काम करना, √3 को आप कितना भी ब्रेक कर लो, ये आप इस फॉर्म में भी अगर उसको लिखना चाहोगे ना, वो कभी भी नहीं कटेगा, वो बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, उसके लास्ट स्टेज पे आप कभी भी नहीं पहुंच सकते हो। तो √3 हो गया, √5 हो गया। उसके बाद क्या हम √9 को लिख सकते हैं? क्या √9 अपरिमेय संख्या होगा? आप सोच के बताओ, क्या √9 अपरिमेय संख्या होगा? तो इसका जवाब है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √9 को हम जब निकालेंगे तो ये 3 बनेगा,
और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए √9 अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम कंबाइन करें तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी रूट वाला है इसको क्या बोल सकते हैं, अपूर्ण वर्ग। यानी रूट के अंदर वो सारी संख्या जो अपूर्ण वर्ग है, जिसका वर्ग नहीं होता है, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा जैसे ये मान लो 0.31296232459813, यानी देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना तो जैसे ये देखो, इसको हमने परिमेय क्यों बोला था, इसमें संख्या रिपीट हो रही थी, यानी 31 के बाद बार बार 31 आ रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ना तो संख्या रिपीट हो रहा है और ना ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, यानी ना ये संख्या रिपीट हो रहा है ना ये खत्म हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये अपरिमेय संख्या में काउंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आपको एक लॉजिक बताते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़े थे, अभी पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7। ठीक है, एक बात बताओ, अगर हम यही 22/7 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या है, नो डाउट, बट पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 जो पाई की वैल्यू है वो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो ये पाई की जो वैल्यू है ना, ये 22/7 ये हमने मान लिया है क्योंकि वो नियरेस्ट वैल्यू को कंसीडर किया है। बेसिकली पाई की वैल्यू निकलती ही नहीं है, पाई की वैल्यू आप निकालोगे वो कभी नहीं निकाल पाओगे, यानी वो इसी तरह से जो है ना वो चलता जाता है, वो कभी नहीं निकलता है। इसलिए जब ओनली पाई की बात करेंगे तो क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। लेकिन चूंकि 22/7 हमने उसको, अब जैसे मान लो जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो पाई की जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ में कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेके चलना पड़ेगा ना, नहीं तो पाई तो वेरिएबल ही रह जाएगा, यानी वो कांस्टेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा। इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि 22/7 या 3.14। ठीक है, तो ये उसकी मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए पाई अपरिमेय संख्या होती है। और इसकी जो वैल्यू 22/7 है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये, यानी ये 22/7 को ऐसे ही ट्रीट करो कि 22p और ये 7q, यानी इसीलिए ये परिमेय संख्या है। और ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो क्या आपको ये समझ में आया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? हमने वास्तविक संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q इक्वल टू नॉट होगा 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। एग्जाम्पल हमने देखे बहुत सारे, हमने ये देखा 22/7 भी परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, 0.3, 0.31 के ऊपर रैंकिंग, ये सब परिमेय संख्या। बट 4/0 ये अपरिमेय, ये परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ Q 0 हो गया है। उसी तरह से हमने अपरिमेय देखा कि जो परिमेय नहीं है उसे अपरिमेय कहते हैं, यानी अपूर्ण वर्ग, जो भी अपूर्ण वर्ग है वो अपरिमेय संख्या होता है। और दूसरा वैसा दशमलव जो कटता ही नहीं है, मतलब वो आगे बढ़ता जाता है, उसका एंड पॉइंट ही नहीं आएगा, ये बढ़ता जाएगा, करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, वो बढ़ता जाएगा, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। हमने देखा कि पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हम इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मान के चलते हैं 22/7 और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना एक, क्योंकि हमें बढ़ना है आगे। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो जो हम जब पढ़ा रहे होते, जब बोल रहे होते, तभी आप कॉपी में भी नोट कर लो, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने परिमेय संख्या देख ली है, अपरिमेय संख्या देख ली है। अब हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या को भी डिवाइड करेंगे। हमने अभी क्या देखा, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? परिमेय संख्या में 3 पार्ट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, जो सबसे पहला है वो है पूर्णांक संख्या। सबसे पहला है पूर्णांक संख्या, दूसरा है भिन्न संख्या, और तीसरा है दशमलव संख्या, या डेसिमल बोल लो इसको, डेसिमल नंबर। ठीक है, ये हो गया, यानी भिन्न को ही डेसिमल में लिखा जाता है, बट इसको हमने यहाँ अलग अलग लिखे हैं
तीन तरीके से आप इसको बोल सकते हो। एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है भिन्न संख्या और एक होता है दशमलव संख्या। अब हम इस तीनों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या यानी इसमें क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या, मतलब नहीं ये मत सोचो, ऐसा देखो, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो पूरा हो। पूरा होगा क्या मतलब है, जैसे देखो इसको ऐसे मानो इंसानों से तुलना करो, यानी जैसे मान लो 10 इंसान हो सकता है, 11 इंसान हो सकता है, 12 इंसान हो सकता है, क्या 2.25 इंसान हो सकता है? क्या 2.25 इंसान कहीं हो सकता है? 2.25 आदमी कहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या 4.5 आदमी हो सकता है? 4.5 नहीं हो सकता है। 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी इसको इंसान से तुलना करो, पूर्णांक संख्या को इंसानों से तुलना करो कि अगर इंसान की काउंट होती है यानी इंसान उतने हो सकते हैं तो वो पूर्णांक संख्या में आएगा। तो पूर्णांक संख्या में क्या आएगा फिर? तो पूर्णांक संख्या में जैसे 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 लाख आ सकता है, जो भी हो है ना, 10 लाख आ सकता है, 999 आ सकता है, 99 आ सकता है। यानी ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक संख्या यानी पूरा संख्या। ये मतलब पॉइंट पॉइंट में नहीं होना चाहिए, यानी पूरी संख्या। 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये है पूर्णांक संख्या, ठीक है। चलो इसको एक बार तरीके से लिख लेते हैं। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इस तरह से ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, यानी ये संख्या पूरा है, ठीक है। -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। अब ये मत बोलना कि सर -1 यानी -1 क्या होता है, -1 तो इंसान नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये माइनस डायरेक्शन के लिए होता है। हम तो बस ऐसे बताएं, जैसे माइनस तो बस डायरेक्शन बताता है, बाकी 1 2 ही है ना ये, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या होता है, तो भिन्न संख्या यानी 3/4, 4/3 है ना, ये भिन्न संख्या। बाकी भिन्न संख्या को हम और एक्सप्लोर करेंगे। दशमलव क्या होता है, यानी 4.25 ये दशमलव होता है, ठीक है। अभी देखो ये भिन्न संख्या और दशमलव ये दोनों को हमें अभी और पढ़ना है, पहले हम पूर्णांक की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने पूर्णांक देख लिया। पूर्णांक संख्या क्या होता है, यानी वैसे जिसको हम काउंट में कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो, जैसे इंसानों से हमने तुलना किया, जितने इंसान हो सकते हैं, जैसे 5 इंसान हो सकते हैं, बिल्कुल 5.5 इंसान नहीं हो सकते, यानी 5.5 पूर्णांक नहीं होगा। 3.25 पूर्णांक नहीं हो सकता, यानी 3.25 पूर्णांक नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या 450, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या 450 इंसान होते हैं? बताओ, क्या 450 इंसान होते हैं? देखो मैं 4.25 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 450 बोल रहा हूँ। तो 450 इंसान होते हैं। 450 क्या होता है, 375, और 375 इंसान हो सकते हैं, इसीलिए ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को भी डिवाइड किया गया है, तो हम उसकी बात करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ना। ये भिन्न संख्या और दशमलव संख्या, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, तो उस पर ज़्यादा चर्चा मत करो अभी, सीधा अभी पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक को फिर 3 तरह से बांटा गया है। तीन तरह से बांटा गया है। एक होता है शून्य, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अच्छे से देखना इसको, ठीक है। पूर्ण संख्या को हमने यानी पूर्णांक संख्या को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य और एक धनात्मक पूर्णांक। आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि क्या कहाँ होगा। यानी शून्य यानी तो ये तो शून्य है, इसको तो छोड़ दो, उदासीन होते हैं वो, शून्य शून्य है। धनात्मक पूर्णांक की जब हम बात करेंगे तो इसको 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये आ जाएगा धनात्मक पूर्णांक। और जब ऋणात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो क्या होगा, -1 से शुरू करो, -2 ऐसे करते जाते जाते आप इन्फिनिटी तक यहाँ भी पहुँच जाओ। तो पूर्णांक संख्या को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य और एक धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है, माइनस वाले वर्ड, माइनस वाले अंक आते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 ये हो गया, इन्फिनिटी तक चले जाओ। शून्य का मतलब तो शून्य होता है, और धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? पूर्णांक संख्या को जो हमने 3 तरीके से डिवाइड किया, ऋणात्मक माइनस वाला, शून्य यानी शून्य, और धनात्मक मतलब प्लस वाला, ये बातें आपको समझ में आया? पूर्णांक संख्या को हमने जो 3 तरीके से डिवाइड किया। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, हमें आगे बढ़ना है। हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देख लिए,
पूर्णांक संख्या देख लिया हमने, पूर्णांक संख्या को 3 तरीके से डिवाइड किया। अब इसको आपको कैसे याद करना है वो आप अपने हिसाब से देख लो। क्या याद करना है, पूर्णांक संख्या में ये लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऋणात्मक में -1 से इन्फिनिटी लिख देना, शून्य में शून्य लिख देना, धनात्मक में 1 2 3 4 लिख देना इन्फिनिटी तक। ऐसे ही बस चार्ट बनाते जाओ, हो गया। अब हम बात करते हैं भिन्न संख्या का। ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। अब देखो भिन्न संख्या को भी 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक उचित एक अनुचित, और एक होता है मिक्स्ड होता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, मिश्रित भिन्न बोल दे। मिश्रित भिन्न, क्या पता मिश्रित भिन्न बोलना सही रहेगा कि नहीं, मिक्स्ड होते हैं, इसको मिक्स्ड मान लो। आई थिंक मिश्रित ही बोला जाता होगा, ठीक है। मिश्रित भिन्न, हमने भिन्न संख्या को 3 तरीके से डिवाइड किया, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न और एक मिश्रित भिन्न। तो अब हम देखते हैं कि उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है और मिक्स्ड भिन्न क्या होता है, ठीक है। देखो उचित भिन्न में जैसे भिन्न की जब हम बात करते हैं, यानी भिन्न में क्या क्या होता है, भिन्न में होता है अंश और एक हर, यानी अंश बट्टे हर को ही भिन्न बोला जाता है, राइट। तो इसमें क्या होगा, जो अंश होगा ना, ये जो अंश होगा, देखा उचित भिन्न में बता रहा हूं, उचित भिन्न को अच्छे से समझना है एक बार, ठीक है। अंश जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, हर से, यानी इसको अंश छोटा होगा हर से। इसको ऐसा बोलो कि हर ग्रेटर देन होगा अंश के, तो इसको क्या बोलेंगे हम, उचित भिन्न। हर, अरे यार क्या है ये, ठीक है, हमने क्या बोला, हर जो है वो ग्रेटर देन होगा अंश के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। जैसे इसका एग्जाम्पल समझना तुम, एग्जाम्पल में हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो 1/3, जैसे मान लो 7/9, जैसे मान लो 4/5। क्या इसमें हर क्या होता है, नीचे वाला, क्या नीचे वाला ग्रेटर देन है ऊपर वाले से, 1 से ग्रेटर है 3, 7 से ग्रेटर है 9, 4 से ग्रेटर है 5, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, उचित भिन्न। उचित भिन्न के लिए ये याद रखना, हर ग्रेटर देन होता है अंश के, तो वो उचित भिन्न होता है, ठीक है। यानी हर जो है सो बड़ा होगा, हर क्या होता है, नीचे वाला, अंश ऊपर वाला। इतना आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद अनुचित भिन्न की बात करते हैं, तो अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न में अंश बड़ा हो जाता है, अंश बड़ा हो जाता है हर से, अंश बड़ा हो जाता है का क्या मतलब है, जैसे देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 15/6, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मान लो 19/3, इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो 7/10, नहीं 7 इसको छोटा करना पड़ेगा ना, 7/5। तो जब इस तरह के भिन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। क्या आपको ये समझ में आया, अनुचित भिन्न और उचित भिन्न समझ में आया, यानी उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है। अब हम बात करते हैं मिश्रित भिन्न का। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न यानी दोनों का मिक्सचर। जैसे कुछ भिन्न आपको इस तरह से देखने को मिलता होगा, कुछ भिन्न इस तरह से देखने को मिलता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, 30/3, यानी 30/3 को जब हम इस तरह से लिख देते हैं तो वो क्या होता है, मिश्रित भिन्न, यानी पूर्णांक के फॉर्म में, जैसे 4⁻1/3, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, मिश्रित भिन्न। आई होप कि आपको भिन्न समझ में आया होगा कि भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो इसको एक बार जल्दी से छाप लो सीधा भिन्न के नीचे, या एक काम करना, टॉपिक बनाना भिन्न, भिन्न को यहाँ 3 तरीके से डिवाइड करना, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। जल्दी से करो ये काम, जल्दी 2 मिनट के अंदर। हो गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो है परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या को देख लिए, उसके बाद हमने क्या देखा, भिन्न संख्या को देख लिए। अब हम बात करते हैं दशमलव की। दशमलव की बात करते हैं तो इसको आप 10th में पढ़े, 9th में पढ़े होंगे। दशमलव को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया। देखो ये लकीर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो उसको तुम अपने हिसाब से मैनेज करना, ठीक है। एक होता है शांत
शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। शांत दशमलव किसे बोलते हैं? तो जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह से कट जाता है, जो जैसे मान लो 0.23 खत्म हो गया, 0.9423 ये भी खत्म हो गया, यानी ये सब क्या है? शांत दशमलव है। जैसे मान लो इसमें और हम बना सकते हैं 3.929 ये भी हो गया, खत्म हो गया इसमें, है ना। जैसे मान लो 4.25 ये सब क्या है? ये शांत दशमलव है। कैसे? तो इसकी जो वैल्यू है ना वो पूरी तरह यानी खत्म हो रही है, पूर्ण रूप से कट रहा है वो, तो इसको शांत दशमलव बोलते हैं। और अशांत दशमलव में जैसे मान लो 0.31 इसके ऊपर रैकरिंग लगा दो, ये अशांत हो गया। अशांत कैसे कि ये 31 रिपीट हो रहा है। और एक अशांत ऐसा हो सकता है 31 2 1 5 4 इस तरह से लंबा चलता जा रहा है, जो अपरिमेय संख्या था, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अशांत को हम फिर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? अशांत को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक आवृत्ति, इसको रिपीटिंग बोलते हैं, यानी रिपीट होगा। आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति अशांत दशमलव ऐसा बोल दो, आवृत्ति। और दूसरा अनावृत्ति, अनावृत्ति ऐसा होता है, यहाँ ठीक है। एक होता है आवृत्ति वाला और एक होता है अनावृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे 0.34 इसके ऊपर रैकरिंग लगा दो, यानी ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेड है, यानी 34 इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.34 34 34 34 इस तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे। ये क्या है? अशांत दशमलव का आवृत्ति वाला पार्ट है। और दूसरा एक होता है अनावृत्ति वाला पार्ट। अनावृत्ति वाला पार्ट का मतलब 0.314861234982149821 इस तरह से 34 यानी आगे बढ़ता जा रहा है। यानी अशांत दशमलव को हमने दो तरीके से डिवाइड किया, एक आवृत्ति दशमलव और एक अनावृत्ति। और एक बात ये याद रखना कि ये जो अनावृत्ति वाला ही है तो ये परिमेय नहीं होता है, ये वाला पार्ट जो है वो अपरिमेय होता है। ये अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम दशमलव को दो तरह से बांटते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव में उस दशमलव को कहते हैं जो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, जिसका एंड पॉइंट होता है, यानी जो खत्म होता है। 0.34 यानी खत्म हो गया उसकी वैल्यू। 0.9423 ये भी खत्म हो गया, यानी ये सब क्या है? शांत दशमलव है। दूसरा हमने अशांत दशमलव में देखा, एक रैकरिंग वाला होता है, यानी एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा हो वो। और दूसरा एक क्या होता है कि जो खत्म ही नहीं हो रहा हो, उसको भी हम अशांत में बोलते हैं। अब इसको दो तरह से डिवाइड किए, एक आवृत्ति और एक अनावृत्ति। आवृत्ति मतलब रिपीटिंग, यानी यहाँ पे जो है ना वो रिपीट हो रहा है, यानी 0 पॉइंट के बाद 34 है, वो 34 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आवृत्ति में आ जाएगा। और ये अनावृत्ति मतलब ना तो रिपीट हो रहा है ना खत्म हो रहा है, यानी वो चलता जा रहा है। और ये वाला जो पार्ट है अनावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से या तो छापो और या नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो, जो भी करना है जल्दी करो। हो गया? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, इसका तो एक तरीका ये था कि हम आपको लिखवा दें डायरेक्ट। कैसे लिखवा दें? तो परिमेय संख्या के 3 टाइप होते हैं, ये सब ना बता के आपको हम सीधा लिखवा दें कि हाँ भैया चलो लिखो पूर्णांक संख्या क्या होता है, उसके बाद भिन्न संख्या क्या होता है, डेफिनेशन लिखवा के उसका हम एग्जाम्पल दे देते। उसके बाद बोलते दशमलव संख्या क्या होता है, ऐसा लिखवा देते। लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता। बेसिकली हम उसके अंदर तक जाके आपको बता रहे हैं कि ये जो है ये आया कहाँ से, दशमलव क्यों आया, है ना, भिन्न संख्या क्यों आया, तो वो सब परिमेय संख्या का पार्ट है, इसलिए आया है। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था अभी? यहाँ बात करो, पूर्णांक संख्या की बात करो। पूर्णांक संख्या में हमने क्या देखा था? पूर्णांक संख्या को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया था, राइट? एक तो ऋणात्मक वाला था, ऋणात्मक पूर्णांक। एक था शून्य ये, और एक था धनात्मक पूर्णांक।
धनात्मक, एक धनात्मक पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक संख्या को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया, ये इतना तक आपको पता है, इसमें माइनस वाला आता है ना, -1 -2 ये माइनस तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ये शून्य हो गया और ये प्लस 1 2 3 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक आता है, ये हो गया। अब देखो अब हम क्या बताने वाले हैं, अब आपको हम 2 नया कॉन्सेप्ट देने वाले हैं यहाँ पे। जैसे देखो अगर आप धनात्मक पूर्णांक को मिला दो, ओनली अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करोगे तो इसको हम एक और नाम बोलते हैं, ओनली धनात्मक पूर्णांक को हम एक और नाम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। देखो इसको जब आप बुक में पढ़ोगे या कहीं और से पढ़ोगे तो आपको ऐसा पढ़ाएगा कि डायरेक्ट लिखवा दिया आपको प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या को लिखवा दिया कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, खत्म। आप उसको रट लो, जो भी करना है कर लो। लेकिन हम क्या करें हैं, पहले पूरे अंदर गए उसके बाद हमने आपको बताया कि धनात्मक पूर्णांक जितने भी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी है तो गिनती की ही संख्या, लेकिन इसमें कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है। क्या धनात्मक पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा देखो, इसी धनात्मक पूर्णांक के साथ जब हम इस 0 को मिला देते हैं, देखो जैसा मैं बोर्ड पे बना रहा हूं ना वैसा ही तुम भी बनाना। ये धनात्मक पूर्णांक है और ये शून्य है, ये दोनों पूर्णांक संख्या के पार्ट है, और ये जब दोनों को मिला देते हैं तो यही कहलाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर। होल नंबर इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, और शून्य के साथ अगर धनात्मक पूर्णांक को मिला दे तो उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। आपको बुक में क्या मिलेगा, प्राकृतिक संख्या, 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। बट होता तो वही है, लेकिन ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, यानी हमने जो बताया वो थोड़ा अलग तरीके से बताए हैं। आई होप कि आपके दिमाग में जा रहा होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। पूर्णांक संख्या को जो 3 तरीके से डिवाइड किए थे, एक धनात्मक पूर्णांक जिसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, इसको दूसरा नाम एक प्राकृतिक संख्या है, और शून्य के साथ अगर हम धनात्मक पूर्णांक को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। ये ऐसा बोलो, शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या को मिला दे तो वो पूर्ण संख्या बनता है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? और यहाँ से बनता है क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन ये है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? क्वेश्चन मैं आपसे बनवाता हूँ, देखता हूँ कि आप बना पाते हो कि नहीं। क्या सभी प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, मान लो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी? इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछते हैं, वो आपको ऑप्शन देगा हाँ ना दोनों या इनमें से कोई नहीं। मैंने क्या बोला, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? क्या ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? कॉन्सेप्ट समझना, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक में 0 मिलाने के बाद पूर्ण संख्या बन रहा है, और यहाँ तो बस धनात्मक पूर्णांक की प्राकृतिक संख्या है, यानी जो भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या तो होगी ही होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? यस बोले तो हाँ, ठीक है। अब देखो दूसरा आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, इसका उल्टा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी? ये क्वेश्चन है आपसे, इसका आंसर आपको देना है। क्या सभी पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक, तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? यानी प्राकृतिक एक ही होता है, तो इसका जवाब होगा नहीं। आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, यानी धनात्मक पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको शून्य के साथ में मिलाते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है। तो यहाँ पे एक केस आ जाएगा, जो जब हम पूछेंगे कि शून्य का प्राकृतिक संख्या है तो ये यहीं पे फॉल्स हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्योंकि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, और क्या ये सब क्लियर है? तो एक काम करो, इसको जैसे ही आपको नोट्स दिया है, ये आप भले ही क्वेश्चन मत हटाना, इसको नोट पॉइंट में लिख लेना, नोट लिखना नोट्स में, और नोट में लिखना क्या सभी
प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी तो इसमें लिखना हाँ, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी तो इसमें लिखना नहीं। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? ऑब्वियस सी बात है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? क्योंकि उसी से तो बना है। ठीक है, ये आप जल्दी से छापो, इसको जल्दी छापो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नहीं छप रहा है तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाऊं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हो गया? ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है अपने को। देखो एकदम सिस्टमेटिक चल रहे हैं अपन, और आपको इसको जो नोट्स आप बना रहे हो, नोट्स भी ऐसा बन रहा होगा कि आपको इसके डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरा पढ़ाने का, है ना। तो अभी हम, ठीक है, हमने अभी इतना तक देखा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड बस 2 मिनट देखेंगे, उसके बाद फिर आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड है। जैसे गुणनखंड हम बोलेंगे, मान लो 18 का अगर हम आपको गुणनखंड निकालने बोलते हैं तो इसका गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि 18 को आप कितने के मल्टीपल के टाइम में लिख सकते हैं, मतलब 18 को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, वही होता है गुणनखंड। तो 18 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे इधर बताओ, 18 को कितने तरीकों से आप लिख सकते हो ये बताओ। तो जैसे 18 को आप एक काम करो, ऐसा गुणनखंड कर लो, ये हो गया। आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक तो आप ये लिख सकते हो 2 × 3 × 3 यानी 2 × 3 का रेस 2। ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। 2 अगर 3 बार आ रहा है तो 3 के पावर हम ऊपर में घात 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा अपन ऐसे लिख सकते हैं 6 × 3, तीसरा हम ऐसे लिख सकते हैं कैसा 2 × 9। ये सब क्या है, ये गुणनखंड है किसके, 18 के। यानी गुणनखंड कुछ नहीं होता है, गुणनखंड हम उसे बोलते हैं कि जैसे मान लो यहाँ 10 हमने दिया, तो आप 10 को कितने तरीकों से लिख सकते हो गुणनखंड के रूप में, कितने तरीकों से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 5, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम इसको लिख सकते हैं 5 × 2। तीसरा हम लिख सकते हैं इसको 10 × 1। चौथा लिख सकते हैं 1 × 10। सबका मतलब तो वही है। तो यही होता है गुणनखंड। आपको क्या समझ में आया गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड हम उसे कहते हैं कि उस संख्या को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, कितने तरीकों से लिख सकते हैं, उसे हम बोलते हैं गुणनखंड। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो एक काम करो, आप जल्दी से इस चीज़ को नोट करो, जल्दी 2 मिनट में। अगर आपको यहाँ लिखना हो तो लिख लेना, यानी किसी भी संख्या को कितने तरीकों से लिख सकते हैं उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। लिख दूँ क्या? किसी संख्या को कितने तरीके से गुणनखंड के रूप, कितने तरीके से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे उस संख्या, पूरा लिख देता हूं, उसे उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जल्दी से इसको लिखो, जल्दी 2 मिनट के अंदर छापो। हो गया क्या? नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया गुणनखंड क्या होता है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आगे अपने पास कॉन्सेप्ट आएगा। आगे देखो, अब जो हमें पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसका हम पहले आपको थोड़ा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। वैसी संख्या जिसका
केवल दो गुणनखंड, जिसका केवल दो गुणनखंड हो। कौन कौन? एक और खुद संख्या। एक और खुद संख्या, इस बात का क्या मतलब है? यानी कोई भी ऐसा संख्या जिसके बस दो ही गुणनखंड हो, एक तो वो जो संख्या खुद है वो, और दूसरा एक, उसके अलावा वो उसका कोई गुणनखंड ना हो। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, 3 का आप गुणनखंड निकालो, 3 से काटोगे 1, खत्म। 3 को आप कैसे लिख सकते हो? यानी 3 का गुणनखंड कितने होगा? या तो 1 होगा या तो 3 होगा, इसके अलावा कोई और इसका हो सकता है क्या? नहीं। अब एक काम करो, आप 5 का निकालो। 5 का कैसे निकालोगे? 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है क्या? 5 को कोई और डिवाइड कर सकता है क्या इसको? बिल्कुल नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो 7 को भी 1 या 7 के अलावा इसे किसी और कोई और इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं क्या? क्या 9 अभाज्य संख्या होगा? आपसे क्वेश्चन है, क्या 9 अभाज्य संख्या होगा? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो 9 को जो है सो 1 तो डिवाइड कर ही रहा है, 9 को खुद अपने आप से तो वो डिवाइड हो ही रहा है, लेकिन 9 का एक और गुणनखंड होता है 3 इंटू 3, यानी 3 से भी वो डिवाइड होता है, इसीलिए जो 9 है वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अभाज्य संख्या क्या होता है? जल्दी से बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इसी में एक बार हम इसको एक बार और से आपको बताते हैं। यानी वैसी संख्या, नोट्स बनाना है इसको, साथ में कॉपी लेके रखे हो ना, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट आगे यूज होगा। तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और खुद संख्या, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करते हैं 9, क्या 9 अभाज्य संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 9 को 3 डिवाइड कर देगा, 1 और 9 के अलावा 9 को 3 डिवाइड कर पाएगा, तो वो भाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो जल्दी से इसको छापो, जल्दी 2 मिनट के अंदर छापो। हो गया? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमने भाज्य संख्या देखा है, तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमें इससे आगे क्या देखना होगा। भाज्य को हटा दो यहाँ से, हमें वही देखना है। क्या है? अब है अपने पास भाज्य संख्या। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा पा रहे होगे तो आप ये बता सकते हो खुद। कैसे? तो हमने अभाज्य संख्या में क्या देखा? अभाज्य संख्या में देखा कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल खुद और एक के अलावा कोई और ना हो। तो भाज्य संख्या में क्या होगा? वैसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। वैसी संख्या, अरे यार पता नहीं यार मार्कर क्यों सूख जाता है मेरा। वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 से विभाजित हो। वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। एक, दूसरा खुद संख्या, और तीसरा कोई और संख्या। ये अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ये ऐसी संख्या जिसका कम 3 गुणनखंड हो, एक खुद और कोई और संख्या, तो आप इसको ऐसा समझो कि वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? भाज्य संख्या। फिर से सुनना, नोट कर लो, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लिख भी सकते हो। यानी वैसी संख्या जो स्वयं और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। इसके एग्जाम्पल की जब हम अगर बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 9, 12, उसके बाद 14, 15, 16, 18, 21, ये सब 20 जो भी है, यानी ये सब संख्या क्या है? ये तो खुद से डिवाइड हो रहा है, यानी 2 से तो ये डिवाइड हो ही रहा है,
लिसन लिसन भाई लिसन, यहाँ पे हो रही है अपने से मिस्टेक। क्या मिस्टेक हो रही है, थोड़ा पकड़ो इसको, आप जल्दी पकड़ो क्या मिस्टेक हो रही है। तो हमने दो को भाज्य संख्या बोल सकते हैं क्या, जल्दी बताओ, क्या दो को भाज्य संख्या बोला जा सकता है, आपसे क्वेश्चन है। आपको डेफिनेशन पता है भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से पता है तो दो को भाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं हम। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दो एक से तो डिवाइड हो ही रहा है, दो से डिवाइड हो ही रहा है, उसके अलावा कोई और संख्या इसको डिवाइड ही नहीं कर सकती, मतलब ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू होगा, भाज्य संख्या 3 से शुरू होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो क्या होगा, 2 होगा। ये सब लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है, बट ठीक है, समझ आ ही गया होगा आपको। तो अगर आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आता है इस टाइप के कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में ये लगाना कि भाज्य संख्या क्या होता है, आपके पास उसका डेफिनेशन आएगा कि क्या बताए थे हमने। उसके बाद सोचना कि अच्छा ठीक है भाज्य संख्या ये होता है, तो फिर शुरू करना छोटी संख्या से, छोटी संख्या 0 से शुरू करना, 0 तो नहीं होगा कुछ। उसके बाद एक से को देखना, एक क्या भाज्य है, अगर नहीं आया तो आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना। तो जैसे ही दो के बाद 3 4 पे जैसे ही जाओगे आपको मिल जाएगा कि हाँ 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या ही है। ये हो गया, आप ये लाइन क्लियर है। जल्दी करो, जल्दी इसको छापो 2 मिनट में, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए, जल्दी छापो जल्दी। हो गया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे जो अपना है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट। चलो आपसे हम एक बार अभी फिर पूछते हैं, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्लियर है एकदम 100%, और बाकी जो भी संख्या हमने पढ़े वो क्लियर है। अगर नहीं है तो एक काम करो, गड्ढे में जाके डूब के मर जाओ, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ाए हमने, है ना। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पास आता है सह अभाज्य संख्या। जो क्या बला है भाई, सह अभाज्य संख्या बड़ी डेंजर लागू है ये, है ना। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे अब, सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है इसको देखना है हमें। तो सबसे पहले तो ये 2 से शुरू होगा, यानी सह अभाज्य संख्या में 2 संख्या कंपलसरी है, 2 संख्या होना, 2 संख्या रहेगा इसमें। ठीक है, बिना 2 संख्या के ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें क्या होता है कि उस दोनों का HCF ओनली 1, अरे यार हिंदी, 2 संख्याओं का जो HCF है केवल 1 होगा, केवल 1 होना चाहिए। HCF LCM ना आगे का टॉपिक है, उस वहीं पे तो यानी HCF LCM ही तो है, आगे यही तो पढ़ना है हमें इस अभाज्य संख्या में। ठीक है, यानी सहअभाज्य संख्या के लिए पहला कंडीशन उसमें 2 संख्या होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन यानी दो ही नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 2 होनी चाहिए। इसको मिनिमम करो, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, उसका HCF 1 होगा अगर, और दूसरा यानी जो भी 2 संख्या होगा वो 2 संख्या है ना, उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। देखो दोनों का, मैं उसका मीनिंग समझाऊंगा आपको, ध्यान, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ देखो यही इंग्लिश हिंदी यही होता है, हिंदी उभयनिष्ठ कन्फ्यूज कर दिया होगा आपको। इसको इंग्लिश में लिख दो, समझ में आ जाएगा आपको 1 मिनट में। कॉमन आ गया, समझ खत्म। यानी वैसी 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या, वैसी संख्या यानी 2 या 2 से अधिक संख्या, आप समझ लेना। वैसी संख्या जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर। जैसे देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि हम लोग हैं अभी बच्चे, तो हमें एग्जाम्पल के बिना समझना मुश्किल होता है। जैसे देखो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं 15 और 8 का, ये 2 संख्या है।
तो हम ये दो संख्या ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता है कि ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, ये हमें नहीं पता है ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसको हम पहले वेरीफाई करेंगे, कम से कम दो संख्या। चलो ठीक है, HCF 1 होना चाहिए, HCF केवल 1 होना चाहिए, तो वो तो बाद में डिसाइड होगा। अब देखो जैसे इसको हम क्या करेंगे, 15 को ब्रेक करेंगे, क्या होगा 3 × 5। उसके बाद हम 8 को ब्रेक करेंगे, 8 क्या होगा 2 के पावर 3। देखो मैं यहाँ ये बता दूँ कि इसको 2 × 2 लिखते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का 3। अब देखो इसमें क्या, जैसे मान लो 15 में कोई कॉमन फैक्टर है क्या जो 8 में भी आता हो? कॉमन फैक्टर क्या 15 में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 8 में भी आ रहा हो? नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये सहअभाज्य संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। क्या समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? जल्दी बताओ, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे मान लो सब, यानी देखो क्या हम बोल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ 2 ही नहीं हो सकता है, 3 भी संख्या हो सकता है, दोनों ऐसा लिख दो 2, चलो यहाँ वही रहने दो, बस समझने के लिए समझ लेना, आप नोट्स में कैसे लिखोगे आप देख लेना। यानी यहाँ 2 ही नहीं होगा, यानी मिनिमम 2 होगा, लेकिन 2 से 3 4 5 6 संख्या कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। इसमें हमने क्या बोला, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, मतलब ये 2 संख्या है, ये दोनों का हमने गुणनखंड निकाला, एक का आया 3 × 5, एक का आया 2 का पावर 3, यानी 2 का घात 3, 2 × 2 × 3। देखो इसमें जो संख्या है ना वो अपने को नीचे वाले में नहीं दिखेगा, वो अपने को नीचे वाले में नहीं दिखेगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये सहअभाज्य संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे मान लो अपने पास है एक 18, ठीक है, उसके बाद है एक 8। हम इसकी बात अगर करें, क्या ये उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी ये सहअभाज्य संख्या होगा? इसकी बात हम आपसे करते हैं। तो देखो हम इसको पहले निकाल के देखते हैं। 18 का गुणनखंड करेंगे, क्या होगा 2 × 3 × 3। देखो ये इस तरह से तो लिख ही सकते हो, लेकिन थोड़ा स्मार्ट बनो यार, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, नहीं 2 3 2 बार होता है तो उसको घात पे चढ़ा दिया जाता है। ये हो गया। 8 का निकालोगे, 8 क्या होगा